इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ सीरीज एंड पैरेलल का लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था बच्चे। अच्छा, लास्ट में शायद एक क्वेश्चन हमने किया था, वो सभी को क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस था कि सीरीज में कनेक्शन है R1 प्लस R2 का, तो कुछ एक वैल्यू है, मान लीजिए 6 ओम दिया था, और पैरेलल में कनेक्शन है उनका, जैसे मान लीजिए R1 पैरेलल R2 है, इसका कुछ 3 ओम दिया था, और R1 R2 का सेपरेट वैल्यू पूछ रहा था। ये कर लिया था हम लोगों ने। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस निकालना था। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन था उसमें, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन का एक वैल्यू दिया था, जैसे R1 R2 दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। सर असाइनमेंट होगा टीचमेंट में। ओके, यहाँ पे जैसे ऐसे ही कुछ था, मैं बस पूछ रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था क्या? सर जो आप एक असाइनमेंट दोबारा नहीं भेजे थे जब स्कूल बंद हुआ था उससे हाँ एक दिन पहले। हाँ हाँ। सर वो असाइनमेंट मुझसे एक भी क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। एक भी नहीं हो सर पा रहा। आगे आधा तो हो जा रहा था, लेकिन जब बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो सर फिर से सर हम्म, कंफ्यूज हो जा रहे थे, पजल्ड हो जा रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, वो क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जो लास्ट असाइनमेंट दिया गया था वो वाला। यस सर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है, उसमें उस असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद से अभी आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पूरा वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का हीट वाला पार्ट केवल बचा है। सर नोट्स भी लिखवाएंगे ना? नोट्स में सेंड कर दूंगा आप लोग को, यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा, नोट्स में ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस बना हुआ है। अच्छा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि दो रेजिस्टेंस थे हमारे पास, R1 और R2, इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और कह रहा है कि इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, कह रहा था, वो कह रहा था 6 ओम है, ठीक है। फिर अगेन कह रहा है कि इसी को जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इसी को जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो कह रहा सर है क्वेश्चन कहाँ किसमें का है? R1 R2, ये शायद प्रदीप का है। तो ये R1 प्लस R2 जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा था वो 3 ओम है। ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, बस इसको मैंने माना हुआ है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को क्या आप लोग आगे फॉरवर्ड कर पा रहे थे, सॉल्व कर पा रहे थे? कोई भी? चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और तो उसको जूल हीटिंग बोलते हैं। कोई बताएगा ये क्या है? शुरुआत में कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रोल कैसे है, ये सारे यस क्लास में हम सर। लोगों ने डिस्कस किया था। उस बेसिस पे क्या आप बता सकते हैं कि हीटिंग आ कहाँ से रही है, जिसको जूल हीटिंग नाम दिया गया है? हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा, उनके कोलिजन को देखा, रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, कोई प्रॉपर्टी का, जो किसी भी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली होता क्या है, उसको हम लोगों ने देखा था। उस बेसिस पे बच्चे आप हीटिंग इफेक्ट बता सकते हैं क्या? कोई भी? सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो एनर्जी सप्लाई होता है। हाँ, एनर्जी सप्लाई होता है। ये हीटिंग आता कैसे, ये पूछ रहा हूँ मैं, अभी तो आगे हम लोग आएंगे वो हीटिंग एनर्जी। सर जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुंह से आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो रैंडम में मूव करते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ड्रिफ्ट, हाँ, एक डायरेक्शन में। तो सर जब एक दूसरे से जब वो अटैच या फिर कभी कभी टकराते हैं, हाँ, तो सर हीटिंग प्रोड्यूस होती है, तभी वो जो ठीक, बल्ब में फिलामेंट होता है वो भी ग्लो करता है। बहुत अच्छा। देखिए,
बेसिकली है क्या कि इसमें जो हमारे एटम्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन से जो मूव करते हैं। अब मूव करने के पीछे रीजन है, ऐसे तो मूव करेंगे नहीं है, ठीक है, मूव करने के पीछे रीजन है, ऐसे तो मूव करेंगे नहीं है। यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल एक अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव दे देते हैं, यहाँ से नेगेटिव दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा कुछ ऐसे होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान इन आयंस से या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हमने रेजिस्टेंस देखा था। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये वर्क डन करते हैं, इनका कुछ वर्क डन होता है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और यही वर्क डन हमारा क्या होता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यही वर्क डन क्या होता है हमारा, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? क्यों बच्चे? यस सर। देखिए, या फिर ये भी हो सकता है जो आयन प्लेस्ड है, जो आयंस मूव नहीं होते हैं, उनसे डायरेक्टली आके इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हों, और जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद से मान लीजिए रास्ता बदल दिए, लेकिन आयंस तो वही है, आयंस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, आयंस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये वाइब्रेशन भी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और द जूल हीटिंग। नोट्स की टेंशन मत करना, नोट्स मैं कंप्लीट आपको सेंड करूँगा, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, सभी लोग उससे नोट्स बना लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली आ कहाँ से रहा है, वही मोशन है, वही रेजिस्टेंस है, बस जो एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है या फिर जो आयन से कोलाइड हो रहा है, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारे किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेसिकली वो हीट एनर्जी, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या ये हमेशा डिजायरेबल है क्या? पार्टिसिपेशन सभी का क्वेश्चन है कि क्या ये हमेशा डिजायरेबल है क्या? नो सर। देखिए, किसी कंडीशन में हमारा ये नुकसान कर देता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, वो लास्ट में हम सर देखेंगे। नुकसान इस तरह करता है, तभी तो बल्ब का फिलामेंट फ्यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी बल्ब का फिलामेंट क्या नाम है, ग्लो करता है, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट हीट होता है और कुछ पार्ट उसमें लाइट होता है, ठीक है। और फिलामेंट किस मटेरियल का होता है बच्चे? यस सर। वो फिलामेंट किस मटेरियल का होता है? वो फिलामेंट होता है टंगस्टन, ठीक है। फिलामेंट होता है टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 30-80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टंगस्टन इसीलिए यूज होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, अरे कितना भी तेजी से करंट फ्लो करो ना, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि मेल्ट होगा ही नहीं, समझ रहे हैं? इसीलिए 33.80 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री से पॉइंट नहीं है ये, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसमें बल्ब में एज अ फिलामेंट इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा कोई और फिलामेंट अगर यूज़ करते हैं फिलामेंट के तौर पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता, तो हीट प्रोड्यूस होता ही होता। अब मान लीजिए हीट उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, वो मेल्ट हो जाता, समझ रहे हैं? अच्छा, इसका कंडीशन हम लोग घर में जो फ्यूज यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसका यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट का वहाँ यूज होता है। जैसे हमने कहा ना, कहीं इसका ड्रॉबैक है तो कहीं इसका प्लस पॉइंट है, कहीं हमको ये हेल्प करता है। जैसे घर में आप लोगों के वो लगा होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होगा ना, जैसे घर में कुछ इधर उधर चीज़ें होती हैं, वो फ्यूज डाउन गिर जाता है। बेसिकली Yes, sir. बेसिकली होता है क्या है, वो पाथ सर ब्रेक, हाँ एमसी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। हाँ एमसीबी, एमसीबी हाँ एमसीबी बोलते हैं उसको, उसका फुल फॉर्म क्या है, सर्किट बोर्ड कुछ करके है, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो वो बेसिकली होता है क्या है कि जब मान लीजिए सर्किट में कुछ फॉल्ट आता है तो वो डाउन गिर जाता है, वो पाथ ब्रेक कर देता है, समझ रहे हैं? इंस्टेड ऑफ कि कंटिन्यूस पाथ बना रहे हैं, उस फॉल्ट की वजह से हमारा कुछ अप्लायंसेस नुकसान हो जाए। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट वाला, ये सब सारी चीज़ें इसी में आ गई। तो यहाँ पे कोई डाउट, हीटिंग इफेक्ट, ये हीट आ कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, इसके कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ इज हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने अभी देख ही लिया। इलेक्ट्रिक करंट में से
हीट कैसे प्रोड्यूस होता है इसको हमने अभी पिछले वाले में डिस्कस कर ही लिया। ये हमारे ये पास मान सर लेते हैं, कोलाइड हो जाते हैं हाँ हमने देख इलेक्ट्रॉन्स। ही लिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आयन से कॉन्साइड करें, कोलाइड करें, आयन्स वाइब्रेट करेंगे। एक ये रीजन हो गया, ये वाइब्रेशन हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, जब ये कोलिजन करते हैं, कोलिजन के बाद से कुछ इनको वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन हमारा क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने पूरा देख ही लिया है। नहीं आता इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली एनर्जी है क्या? अच्छा, इसके पीछे इसमें एक चीज़ और बताना है, ये जो हीट प्रोड्यूस है इसमें क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। जैसे कि मान लीजिए जो करंट है अगर ज़्यादा समय तक फ्लो करे तभी हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हमारा रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तब भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दूसरा, टाइम भी यहाँ मैटर करता है। अगर टाइम जितना ज़्यादा समय के लिए करंट अगर प्रोड्यूस चलेगा, फ्लो होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, तब भी हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, इसी को बोलते ये हैं, फॉर्मूला है हाँ हीट फार्मूला है एनर्जी H। का। अभी हम आगे इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसको बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इसको थ्योरी में हमने ऐसे देखा कि करंट जितने ज़्यादा समय तक फ्लो होगा यानी T, हीट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट की स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस उसके पाथ में ऑब्स्टेकल जितने ज़्यादा होंगे उसको वर्क डन उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को? अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा है कि टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये वर्क डन क्या है बच्चे? सर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसके पाथ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए, या फिर हिंदी में अपने पास हम बोले पार करने के लिए, जितना उसको वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन वो वाला है। ठीक है, उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए इसको जो वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्क डन मेंशन है ये वर्क डन वो वाला है। अच्छा, अब करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन का कहीं कुछ हमने रिलेशन पढ़ा है क्या अभी तक? जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है, कहीं वर्क डन आया है क्या चीज़? कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमने लिखा हो क्यू क्यू। हाँ बोलिए सर वो एक फॉर्मूला था ना, W/Q। क्यू, बहुत सही, परफेक्ट। हमारे पास एक फार्मूला था V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ से वर्क डन हमको मिलेगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? V इंटू क्यू। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है? V इंटू क्यू। और क्यू हमको पता है करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ करंट क्यू में हम बता सकते हैं क्या? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हम क्यू बता सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू टी। और यही I इंटू टू यहाँ पे क्यू की जगह पुट कर दीजिए, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। ये हमारा क्या है? वर्क डन है। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करके लिखे, और यही वर्क डन हमारा क्या है? हीट भी है। कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर क्वेश्चन में आपसे वर्क डन पूछता है या हीट पूछता है तो दोनों सेम चीज़ है बच्चे, क्योंकि वर्क डन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा, और अगर हीट जनरेट हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। क्लियर? कुछ रिलेशन हम लोगों ने देखा था, जैसे कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओम्स ने हमको बताया था ये ओम्स लॉ ने। यस सर। अब जब इसमें V इज इक्वल टू आई इंटू आर आप पुट करोगे तो यही H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? अगर V इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, यही हमारा क्या आ गया? आई स्क्वायर आर इंटू टी। आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला। कोई डाउट? इसी V No, में sir. यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? यहीं पे यहाँ पे आ जाइए, H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V को रहने दीजिए, सर V और I दोनों तो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं ना। V क्या हमारा?
पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो आई इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, वी है ना, वी बाई आर हमने पुट कर दिया, इंटू टी पुट कर दिया, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो दो तीन एक्सप्रेशन है, क्या है वर्क सर डन हम का, लोग इसको प्रूव कर दिए। हाँ जैसे हमारे पास वर्क डन हमारे पास था v इंटू क्यू, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, या वहाँ पे यहाँ पे हमने देखा था क्या, ये आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। ये था हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम यहाँ पे इस वाले फॉर्म में देख रहे हैं कि ये आया कहाँ से बेसिकली, ठीक है। हमारे पास एक नोन पुराना टर्म था क्या, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये नोन था हमारे पास, हमारे पास वर्क डन आ गया, हमको पता है वर्क डन होगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ तक तो हम क्लियर हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने देख लिया v इंटू क्यू, बेसिकली हो क्या रहा है, वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो क्यू हम इन टर्म्स ऑफ आई इंटू टी हमने देख लिया, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आ गए, वी आई टी, दूसरा हो गया आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीनों एक्सप्रेशन हमारे किसके लिए हैं, हीट के लिए हैं और फिर वर्क डन के लिए हैं। कोई डाउट, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक, नो सर। चलिए यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर, ये पावर है क्या, उनका रिलेशन पी वी आई और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है, डेफिनेशन हमसे ये कह रहा है कि द रेट एट विच वर्क इज डन, किस रेट पे वर्क हमारा हो रहा है, ठीक है, ये हमारा उसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। बाय एन इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क डन हो रहा है हमारा किस रेट पे हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। अच्छा हमने देखा जो वर्क डन होता है हमारा, जब वर्क डन होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, वर्क डन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कंज्यूम हो रहा है। क्लियर, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, दोनों चीज़ें सेम है। वर्क डन का रेट अगर आप देखो तब भी इलेक्ट्रिक पावर है, किस रेट से सर वर्क, डिसिपेटेड मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए फिर से बोलिए। सर डिसिपेटेड डेसिपेटेड मतलब इन्वायरमेंट में चला गया, वो हमारे लिए कोई यूज नहीं हुआ उसका, समझ रहे हैं। डेसिपेटेड मतलब जो हमारा हीट जनरेट हो रहा है कंडक्टर में, वो उसमें कंडक्टर में ना रह के वो इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। ओके सर। चलिए इसी में हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये पावर का इन्होंने एक्सप्रेशन बताया हमको कि P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, और वर्क डन हमने अभी देखा था क्या था, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सप्रेशन था हमारा ऊपर वाला वर्क डन का। यहाँ से टाइम मैं कैंसिल करूँ तो बेसिकली P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V इंटू आई, ठीक है। यस सर। P की यूनिट क्या होगी, वाट, और V की यूनिट हमको पता ही है वोल्ट। एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, वॉट और वोल्ट में अंतर क्या होता है? वाट और डिफरेंस। वोल्ट में, वाट और वोल्ट ना, यस सर। हाँ देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास P इक्वल्स टू वी इंटू आई है, ये जो वोल्ट हमारा जो है ना पोटेंशियल V, वोल्ट इंटू एम्पियर, बेसिकली अगर मैं पावर का यूनिट लिखूँ इस एक्सप्रेशन से तो मैं क्या लिखूँगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, यही तो लिखूँगा ना बेसिकली, वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर V इंटू ए, ये हमारा पावर का यूनिट है। और इसी वोल्ट इंटू एम्पियर को हम 1 वाट लिखते हैं बच्चे, इसी वोल्ट इंटू एम्पियर को हम 1 वाट लिखते हैं। तो या तो पावर की यूनिट आप वाट लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, या फिर उनकी जगह पे आप लिख सकते हो वोल्ट एम्पियर। क्लियर, यस सर। वाट भी है और वोट एम्पियर, ये इंटरचेंजेबल है। चलिए नेक्स्ट आता है कि अगर मैं इसको किलो वाट में लिखता हूँ, पावर को मैं अगर किलो वाट में लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग। वोल्ट है हमारे पास, ये हमारा सॉरी V है हमारे पास इन वोल्ट, दूसरा
करंट है हमारे पास इन एम्पियर, ये लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारा है पावर इन किलोवाट, इसको इस तरह से लिखा जाता है हमारा, ठीक है। पावर का हमारा ऐसे में 2-3 एक्सप्रेशन और था, जैसे कि P इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा है कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, देखा हमने। क्या मैं V इज इक्वल्स टू यहाँ पे I इंटू आर पुट करूँ तो क्या यही रिलेशन मेरा I स्क्वायर आर हो जाएगा क्या? क्यों बच्चे? अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर पुट करूँ मैं, तो यही रिलेशन I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा क्या? सर आई स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अच्छा चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। देखिए V की जगह मैंने I इंटू आर पुट किया, मैंने यहाँ पुट कर दिया I इंटू आर, यहाँ पे I ऑलरेडी पहले से था, ये I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पार्ट हमारा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि हम I इज इक्वल टू वी बाई आर भी तो पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। बस तो यहाँ पे सिंपल उठाइए, P इज इक्वल टू वी को वी रहने दीजिए, I को क्या पुट कर दीजिए, वी बाई आर पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या मेरे पास अगेन P का 3 रिलेशन, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर एंड वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ जो चीज़ वैल्यू सर दी। 3 किलोवाट यही होगा, हाँ बोलिए। P इंटू किलोवाट यही होगा सर, तीनों इक्वेशन। नहीं नहीं, ये हम सिंपली पावर को बता रहे हैं कि इस तरह के 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से Yes, 3 sir. फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जो पावर को अगर किलोवाट में लिखते हो आप, तो इस तरह से लिखेंगे हम उसको, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सबसे बड़ा कमर्शियल यूनिट क्या होगा, आपने सुना होगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं बच्चे, किलोवाट आवर। अच्छा अगर मैं 1 किलोवाट आवर लिखूं, 1 किलोवाट आवर बताना ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। ये 1 किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी की सबसे बिग यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होगा वो हमें, 3600 सेकेंड कैसे आया? ये जो आर है ना, आर को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया है। देखिए 1 आवर में कितना मिनट हो हमारा, 60 मिनट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितना सेकेंड हुआ, 60 इंटू 60 सेकेंड, 6। यहाँ से हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। ओके। चलिए 1 किलो वाट आवर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो ये कुछ हो जाएगा 36 इंटू 3 और 2 5, टोटल कितने जीरो हैं, 10 की पावर 5 जीरो हमारा क्या है, वाट, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लगाना चाहूँ तो 36 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इंटू 10 की पावर 5 वाट। ये 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये टोटल ओवरऑल आ जाएगा हमारे पास 3.6, और ये 10 से मल्टीप्लाई होके इंटू 10 की पावर 6 वाट। और ये 10 की पावर 6 को हम क्या लिखते हैं, मेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि 1 किलो वाट आवर में 3.6 मेगा जूल एनर्जी होगा हमारा, 1 किलो वाट आवर में 3.6 मेगा जूल एनर्जी होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। कुछ अजीब सा लग रहा है क्या ये, क्या हुआ बच्चे, बाकी लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। नॉर्मली जो रेटिंग दिया होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, कुछ ऐसे दिया होता है, 100 वाट 250 वोल्ट, ऐसे रेटिंग दिया होता है किसी भी, मान लीजिए आयरन का दिया हो, ये मान लेते हैं कि आयरन का हमको रेटिंग दिया है,
इलेक्ट्रिक आयरन का। ठीक है, तो ये रेटिंग हमको दिया था, बेसिकली ये क्या है, पावर है, और ये क्या है, वोल्टेज है। तो ये जो रेटिंग दिया है, इससे हम इस पर्टिकुलर अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ये जो रेटिंग दिया हुआ है, इससे इस पावर पर्टिकुलर, वाले फॉर्मूले से। हाँ, किस फार्मूले से? सर वो जो अभी पीछे हाँ, आप फॉर्मूला लगाए थे, वी पावर स्क्वायर वी बाई स्क्वायर आर से, लगाया, तो यहाँ या से फिर सर आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ, तो वी स्क्वायर बाई पी पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी हमारे पास क्या है, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई पी कितना है, 100 वाट। ठीक है, ये हमारा वोल्ट है, ये वाट है। क्लियर? जीरो से जीरो कैंसिल नहीं हो जाएगा? वही कैंसिल करते हैं इसको अब, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, और ये 0 सर कैंसिल कर दिया। 25 इंटू यस। 25 क्या हो गया, 625, और ऊपर क्या बचा, वोल्ट इंटू डिवाइडेड बाई वाट। इसका क्या करेंगे अब, इसका क्या करेंगे? वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। हाँ, वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू क्या करेंगे, बेसिकली ये रेजिस्टेंस है ना, इसका यूनिट क्या आना चाहिए था, ओम में आना चाहिए था इसका रेजिस्टेंस, यस। लेकिन यहाँ तो वोल्ट इंटू वोल्ट डिवाइडेड बाई वाट आ रहा है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ओम में? देखिए ये सही है, नो डाउट, ये हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है ये सही है, लेकिन यहाँ से हमको ओम तक कैसे जाएंगे? देखिए, इसको हटा देते हैं। ये जो हमारा वोल्ट इंटू वोल्ट डिवाइडेड वाट है, 1 वाट में अभी हमने दिखा था, पिछले वाले में बताया था आपको कि 1 वोल्ट में क्या होता है, 1 वाट में 1 वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। ये रिलेशन हमारा 1 वाट को हम वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हैं। अभी जस्ट पिछले वाले में बताया था हमने, पिछले स्लाइड में। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको आप जब पुट करोगे V इंटू ए, तो ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अभी भी हमारा ओम नहीं आया, तो क्या दिक्कत है बच्चे यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं ओम लाने के लिए, ये वोल्ट इंटू एम्पियर का? देखिए V इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, I इंटू आर था ना, तो बेसिकली R इज इक्वल टू क्या है, V बाई आई है, तो V की यूनिट क्या है, वोल्ट है, और I की यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो यानी वोल्ट पर एम्पियर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओम लिख सकता हूँ। यानी ये जो वोल्ट पर एम्पियर है, इसको मैं डायरेक्ट ओम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर वोल्ट इंटू वोल्ट डिवाइडेड वाट है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 625 ओम। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये जो रेटिंग दिया हुआ है, उस रेटिंग के बेसिस पे हमने उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, जो भी इलेक्ट्रिक आयरन है हमारा, इसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करता है ये। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, जो कि है 625 ओम। अच्छा, अब करंट फाइंड करेंगे कि कितना करंट वो बियर कर सकता है, फ्यूज होने से पहले या फिर डैमेज होने से पहले। तो करंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करें, कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई है, तो I इज इक्वल्स टू P हमारे पास दिया ही हुआ है, V दिया ही हुआ है, तो I इज इक्वल्स टू P बाई वी यूज कर लीजिए। P हमारे पास है 100 डिवाइड 250, अगेन वाट पर वोल्ट, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 0.4 वाट पर वोल्ट। ये वाट पर वोल्ट को मैं एम्पियर लिख सकता हूँ क्या, बताइए? ये वाट पर वोल्ट को मैं सर एम्पियर, आप ओम्स भी तो लिख सकते हैं, आपने तो अभी बताया कि ओम्स भी होता है। हाँ देखिए, वोल्ट इंटू वोल्ट पर वाट है, इसको हमने ओम में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट है, और चूंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो क्या आप वोल्ट वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट से एम्पियर तक पहुँच सकते हैं क्या? या यस फिर सर। देखिए, वाट बेसिकली है कि हमने क्या देखा था, 1 वाट में वोल्ट इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल और रिमेनिंग क्या बचा, एम्पियर ही तो बता। समझे? यस। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, इसका करंट का रेट, करंट भी आ गया, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा इसमें यहाँ पे, और रेजिस्टेंस भी उसका आ गया। तो करंट कितना था, 0.4 एम्पियर है। इससे ज़्यादा करंट देंगे उसको तो वो फ्यूज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
जो भी इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 0.4 एम्पियर। ये सब सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये जानना है। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये जानना है। इनको देख लेते हैं एक बार और। पहला हमारा क्या है, वही इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, टोस्टर, ओवन, ये सारे हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड हमारा क्या है, बल्ब में जो फिलामेंट लगता है। एयर कंडीशनर, हाँ हाँ, एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सर उसमें भी तो रेजिस्टर फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल हो जाएगा। नहीं, हीटिंग इफेक्ट का मतलब बच्चे कि हीटिंग उसके इफेक्ट तो है ही, क्योंकि सर जब आगे हम लोग के रूम में तो कोल्ड देता है, लेकिन जब पीछे एयर कंडीशनर जब एयर चलता है तो वो तो वार्म एयर आता है। तो वार्म एयर वो एक्सट्रैक्ट करता है रूम से, रूम का वार्म एयर वो एक्सट्रैक्ट करता है बच्चे। देखिए बेसिकली है क्या कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग का मतलब यह है कि जो करंट की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। करंट की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है उसका तो हम फ्रिज भी हो सकता है। फ्रिज कैसे, कैसे बच्चे बताइए। सर वो सब गर्म रहता ही है सर, वो तो हो सकता है। क्या फ्रिज, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, करंट की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है, करंट के फ्लो होने के यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट का अगर आप यूज जहाँ करते हो वही हमारा एप्लीकेशन है। इस हीट का जो यूज करते हो, ध्यान सुनिएगा, इस हीट को जहाँ आप यूज करते हो, इनका जहाँ यूज करते हो वही हमारा एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक केटल जो है हमारे पास, गीजर है हमारे पास, ओवन है हमारे पास, इन सब में हम उस हीट का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। बल्ब का फिलामेंट हो गया, इसमें हम उसका यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं। सर आयरन। आयरन हो गया, समझ रहे हैं। इस जहाँ पे आप उस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रहा है वो जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है। सब एप्लीकेशन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप बस आपको ये सोचना होगा, जो भी मान लिया डे टू डे लाइफ में अगर आप चीज़ों से आप मिलते हो देखते हो तो आपको ये चीज़ें देखना होगा कि क्या उस हीट का यूज हो रहा है, क्या मतलब हमारे लिए एज ए ह्यूमन बींग हम उसका यूज़ कर रहे हैं क्या उस हीट का, ठीक है। वो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा उसका। क्लियर। अभी मैंने बीच में एक नाम लिया था फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ये सब वो टंगस्टन का बना होता है और उसकी जो डिग्री होती है वो 3380 सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट हाँ, होता है। वो फिलामेंट है बच्चे। बल्ब में जो यूज होता है ना फिलामेंट, वो टंक्शन का बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है हमारा, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमने बात किया था, बेसिकली ये है क्या, यस। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, मानते हैं वो 1000 वाट उसका वो दिया है, 1000 वाट उसका रेटिंग दिया है और 220 वोल्ट रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसका सर माइक्रोवेव भी तो हीटिंग इफेक्ट हाँ, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अप्लायंस यस में यस आता है। बिल्कुल, ओवन जो हमारा है, ठीक है। यस सर। बहुत सही, परफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज करता क्या है, इसको देखिए। यहाँ से 1000 वाट और 220 वोल्ट है, अगर मैं करंट निकालूँ उस आयरन का, मतलब कितना करंट वो मतलब बियर कर सकता है, 220 वोल्ट से अगर डिवाइड करता हूँ मैं तो समथिंग 4.454 एम्पियर के क्रॉस आता है, समथिंग करंट इतना वो बियर कर सकता है। तो जो फ्यूज इसमें लगाया जाता है वो 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है उस पाथ में। अच्छा, अगर मैं उस पाथ में 4 एम्पियर का फ्यूज लगा दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चे, जो आयरन है उसका रेटिंग हमको 1000 वाट 220 वोल्ट दिया है। आई इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई वी से, ये हमारा पी है, ये हमारा वी है, पी डिवाइडेड बाई वी से हमने फाइंड किया तो आया 4.54 एम्पियर, ठीक है। यानी इतने करंट तक वो विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी हमने फ्यूज लगाया वो 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया, किसको देखते हुए, डिवाइस को देखते हुए। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 4 एम्पियर का हमने फ्यूज क्यों नहीं लगाया,
फोर सर एम वो तो फ्यूज पे डिपेंड करता है ना। फ्यूज पे डिपेंड करता है। देखिए ये जो हमारे पास आयरन है वो 4.54 एम्पियर तक आराम से करंट उसमें फ्लो हो सकता है, कोई डैमेज होने की संभावना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं? तो उससे कम का ही अगर मैं फ्यूज लगा दूंगा तो जो जितना उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है आयरन का उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 से जैसे ही थोड़ा ऊपर करंट होगा वो फ्यूज डाउन हो जाएगा, पाथ ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज को क्या सर लगे, जल्दी खराब हो जाता हाँ, होगा फ्यूज appliance। को क्या लगेगा कि सर्किट में कुछ गड़बड़ी है। अगर 4 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं तो फ्यूज को ये लगेगा कि सर्किट में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो पाथ ब्रेक कर देगा। समझ रहे हैं? होगा क्या कि जो उस इलेक्ट्रिक आयरन का मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, जो कि 4.54 एम्पियर तक अच्छे से वर्क कर सकता है, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे कि जब ये 5 एम्पियर से ऊपर जाएगा करंट, मान लीजिए सर्किट में कोई फॉल्ट होने की वजह से या फिर ज़्यादा सप्लाई तुरंत आने की वजह से 5 एम्पियर से करंट पहुंच गया, तो तुरंत वो ब्रेक फ्यूज करेगा क्या, उस पाथ को ब्रेक कर देगा कि जो भी सर्किट में जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है बच्चे? तो ये 2 3 4 हमारे जो हैं यूजेस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ठीक है, लेकिन हीटिंग कई जगह हमें नहीं चाहिए होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में हीटिंग हमें नहीं चाहिए होती है। ठीक है, बहुत सारे केसेज हैं, ये 12th के सिलेबस में ये सब चीज़ें आती हैं कि कहाँ कहाँ हीटिंग हमें नहीं चाहिए और कई जगह हमें हीटिंग चाहिए होती है। तो कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है तो कहीं हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो इसी के साथ ये जो टोटल सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी का वाइंड अप होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व सर एक करेंगे। और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर कार में भी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता होगा जब क्योंकि हीटर ऑन करते हैं। सर, हाँ सर कार हाँ जब चलती है तो सर हाँ वार्म तो होती है। हाँ, और नॉर्मल में, मोटर बाइक हाँ, में भी होता होगा। जब नॉर्मल जब हीटर आप ऑन करते हैं, देखिए करंट की वजह से, देखिए किसी भी चीज़ों का हीट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं बच्चे। हीट होने का कई सारे, जैसे आयरन ही आप रगड़ते रहो ज़मीन पे कुछ देर तक, वहाँ पे वो हीट हो जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन हम यहाँ पे किसकी वजह से हीट पड़ यस रहे सर। हैं, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, करंट की वजह से जो हीट, जैसे हीटर कह सकते हैं, हीटर तो काफ़ी पुराना हो गया, रूम हीटर कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए जरा एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सामने है। क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से? सर बहुत ज्यादा ही कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स? सर मीन्स कई सारे फॉर्मूले लगेंगे इसमें। वैल्यूज दिए हुए हैं ना। हाँ चलिए इसको हम बताते हैं, इसको पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है उसका पावर दिया है 400 वाट का। ठीक है, ये ऑपरेट क्या हो रहा है, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। यानी मैं बोलूँ कि एक दिन में, 1 डे 8 आवर, एक दिन में 8 आवर। यहाँ तक क्लियर है? फिर कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज ऑपरेट करेंगे तो टोटल कितने आवर तक ये ऑपरेट होगा, 8 इंटू 30 विच इज 240 आवर। ठीक है, कोई यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए, अब हमसे ये कह रहा है कि हमसे कॉस्ट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। या फिर अगर मैं टोटल इसका वर्क डन या हीट फाइंड करूं, टोटल कितना एनर्जी जा रहा है, टोटल कितना एनर्जी जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये 240 आवर तक कंटिन्यूस यूज हो रहा है, 240 आवर कंटिन्यूस यूज हो रहा है इनटू 400। यहाँ वाट है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, और ये 30 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 96 किलो वाट
आर लिख सकते हैं। हाँ सर, कन्वर्ट हो गया किलोवाट। कन्वर्ट हो गया वो 10⁻³ को। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, 1 kWh का 3 रुपया लग रहा है, तो 96 kWh का कितना रुपया? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? तो क्या हो जाएगा 96 kWh मल्टीप्लाइड बाई 3 पर kWh, यानी 1 kWh का 3 रुपया है। तो कैंसिल आउट किया हमने, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 288 रुपीज़। क्लियर? बेसिकली ये पूछ रहा है कि 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, डेली 8 घंटे चल रहा है, ठीक है, 30 दिन तक लगातार वो चलता है, तो अगर पर मतलब 1 kWh का अगर चार्ज किया जा रहा है, 3 रुपया चार्ज किया जा रहा है, तो टोटल कितना उस एनर्जी का कितना कॉस्ट होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ पे बच्चे? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 वोल्ट 12 वाट का रेटिंग दिया हुआ है, बेसिकली लैंप है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई इसको दिया गया है। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैंप। अब ऐसा क्यों कह रहा है, अब ये भी देखा जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस आर है जो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगेगा V डॉट V अपॉन W। V डॉट V अपॉन W, V स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आप लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से आप लैंप का रेजिस्टेंस, जो रिलेशन दिया ना ये वाला 6 वोल्ट 12 वाट, यहाँ से आप लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये जो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैंप, ये क्या कह रहा है, ये कौन सा आर कह रहा है? व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और सर्किट के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा? ये आर कौन सा है, और ये जो आर फाइंड कर रहे हैं ये कौन? V वाला है। हाँ, कौन सा? I अपॉन V। आई अपॉन बी। अच्छा, चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये एक लैंप हमको दिया है जिसका रेटिंग है 6 वोल्ट 12 वाट। रेटिंग से हमने देखा था कि हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई पी। V हमारे पास क्या है 6 × 6 डिवाइड बाई पी कितना है 12 वाट। कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, आर कितना आ रहा है हमारे पास 3 ओम। ये आर किसका है, लैंप का रेजिस्टेंस है। ये आर किसका है, लैंप का रेजिस्टेंस है। ये आर किसका है, लैंप का रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? सर कोई फॉर्मूला लगेगा? हाँ, सिंपल, I = V बाई आर। अभी तो केवल एक ही रेजिस्टेंस है ना, लैंप का रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है 12 वोल्ट डिवाइड बाई 3 ओम, बेसिकली 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये करंट कौन सा है। ये करंट बेसिकली जब 12 वोल्ट में कनेक्ट करता हूँ तब का है, लेकिन ये कितना करंट बियर कर सकता है, ये हमको 6 वोल्ट और 12 वाट से पता चलेगा। क्या, P = V × I से, यहाँ से आप I फाइंड करोगे P/V, यानी जो करंट, ये जो लैंप है, ये लैंप कितना करंट बियर कर सकता है मैक्सिमम। तो P हमारे पास पावर कितना है 12 वाट डिवाइड बाई 6 वोल्ट, तो कैंसिल आउट करेंगे तो जो लैंप है हमारा वो केवल 2 एम्पियर करंट मैक्सिमम बियर कर सकता है।
लेकिन जैसे ही आप 12 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई लगाओगे तो हमारा जो सर्किट में करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसका मतलब लैंप हमारा डैमेज हो जाएगा। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ बच्चे, ये कंफ्यूज नहीं होना आरएल में आईएल में। ये आरएल और आईएल उस लैंप की प्रॉपर्टी है, उस लैंप की प्रॉपर्टी है, कोई इतना मैक्सिमम करंट बियर कर सकता है या फिर उसका इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसी इंटरनल, क्योंकि ये इस पूरे सर्किट में आप देखोगे जब सप्लाई कनेक्ट किया हमने 12 वोल्ट का, पूरे सर्किट में केवल एक ही रेजिस्टेंस है, ये किसका? लैंप का। इसीलिए हमने 12/3 किया जो कि 4 एम्पियर आया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यही जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर कह रहा है ना, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर, ठीक है, और यही रेजिस्टेंस किसका था? इसका रेजिस्टेंस था आर एल। अब आप ये बताइए, ये जो आर हमने कनेक्ट किया है और जो लैम्प का रेजिस्टेंस आर एल है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? दोनों, आर सर और पैरेलल। सीरीज में। बच्चे सीरीज में देखिए, इन दोनों के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट है, ही है यहाँ वाला, ओके सर। समझ रहे हैं ना? कॉमन पॉइंट के डायरेक्शन देखिए, ये दोनों सीरीज में है, केवल एक कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों जुड़े हैं केवल एक पॉइंट से, ठीक है। तो आर और आर एल सीरीज में है, यानी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? आर प्लस आर एल, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर एल। अच्छा, अभी भी सर्किट में क्या मैं 4 एम्पियर करंट फ्लो करा सकता हूँ क्या? नो सर, अभी भी नहीं। डैमेज हो जाएगा। बहुत सही। तो इसीलिए मुझे सर्किट में 2 ही एम्पियर करंट चाहिए, और इसी 2 एम्पियर को करंट लाने के लिए हमें आर की वैल्यू पूछ रहा है। इसी 2 एम्पियर को लाने के लिए आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं रिलेशन यहाँ पुट करूँ बच्चे, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी डिवाइडेड बाई जो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था सीरीज में था ना, तो आर एल प्लस आर लिख सकते हैं। और चूंकि वो Yes, sir. डैमेज ना हो तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर होना चाहिए। वो डैमेज ना हो इसलिए हमारा ये 2 एम्पियर होना चाहिए। और वोल्ट हमारा 12 वोल्ट सप्लाई ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आर एल हमारा क्या है? 3 ओम है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर, ये जो अननोन रेजिस्टेंस आर हमने सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 एम्पियर ओम प्लस 2 एम्पियर इंटू आर इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ये एम्पियर ओम क्या है? बेसिकली वोल्ट ही तो है, ठीक है। एम्पियर ओम क्या है? वोल्ट ही तो है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट प्लस 2 एम्पियर आर इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर इंटू आर, इट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यहाँ से आप आर इक्वल्स टू पुट करोगे तो 6/2, ये वोल्ट बाई एम्पियर कैंसिल आउट, तो आर इक्वल्स टू 3 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीरीज में ये जो आर है इसको 3 ओम पुट कर देते हो तो लैंप हमारा डैमेज नहीं होगा, अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क करेगा। किस पे? 12 वोल्ट के सप्लाई पे। क्लियर? कोई डाउट है बच्चे यहां तक? सर ये जो 2 एम्पियर इक्वल टू 12V/3 ओम प्लस आर है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग। हाँ, ये ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, और 12 ओके वोल्ट सर। इस साइड में रह गया, ठीक है। और ये एम्पियर इंटू ओम हमको पता है, ये वोल्ट होता है, ओके सर। ठीक है। तो फाइनल हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है, अगर 12 वोल्ट सप्लाई है और इस रेटिंग का बल्ब है हमारे पास, इस रेटिंग का बल्ब है हमारे पास, तो सीरीज में 3 ओम का अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूं तो बल्ब डैमेज हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बच्चे यहां तक? नो सर। ओके, फिर No, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक ओके है। सर। ओके, फिर जय सर हिंद। नोट्स भेज दीजिएगा। ओके, मैं नोट्स भेज दूंगा 1-2 दिन में। ओके, जय हिंद बच्चे। जय हिंद सर।